हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम सब कवर करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केवल असेसन रीजन का। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 नंबर केवल असेसन रीजन 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज इसमें देखेंगे जितने भी आपका यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है, हर टॉपिक से सब सिलेबस से कवर करेंगे। ठीक है, वो भी अच्छे लेवल का। इससे पहले 2 सेशन करवाए हैं। ठीक है, लगभग एक में 40 क्वेश्चन, एक में 25 क्वेश्चन, लगभग 65 और आज का 50। इतना सारा क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं असेसन रीजन का, तो आप सब आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, लेकिन अगर आप सब इतना क्वेश्चन पढ़े हैं तो जायज़ बात है उतना आप सब बना सकते हैं, उतना सेंस कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है असेसन रीजन का। तो कह रहा कि क्लाउड, एक केवल पहला क्वेश्चन केवल इंग्लिश में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ यूजर्स टू एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड्स। तो आप सबको क्या क्लाउड के बारे में बताते हैं कि क्लाउड सिस्टम ऐसा होता है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो असेसन सही कह रहा है। तो कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस पर बेस होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पर। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो इस पर निर्भर करता है, इसलिए इसको फॉलो भी करता है असेसन को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आज हम सब बहुत मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एग्जाम में आता है। इससे 2 सेशन था, उसमें भी पहला सेशन आसान था, दूसरा मॉडरेट था, तीसरा ये आप सब देख ही रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पर आधारित होता है, जहां रिसोर्सेज को इंटरनेट के माध्यम से ऑन डिमांड एक्सेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही। जो फायरवॉल होता है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ये क्या कहता है ना, फिल्टर का काम करता है, जैसे नेटवर्क से कोई अनवांटेड चीज़ ना आ जाए आपके डिवाइस में। ठीक है, तो पहला तो सही है। कह रहा कि फायरवॉल केवल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बना होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बना होता नहीं, ऐसा नहीं है। जो फायरवॉल आपका होता है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में होता है, और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से केवल नहीं बना होता है। ठीक है, तो आपका देखिए रीजन गलत था, तो सी पर आ जाइए, असेसन सही है, और जबकि रीजन क्या है? गलत है। तो आप सब यहाँ देख भी सकते हैं कि फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, लेकिन ये सिर्फ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन भी हो सकता है। ठीक है, आप सबको बताए थे। ऐसे आप सबसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप सब जो पढ़े रहेंगे तो इतने में से आप सब पूछा जाएगा। आप सब प्लेलिस्ट में जाइए, बार बार वीडियो को देखिए और उसका नोट्स पढ़िए। अगर आप सब जो नोट्स लिए हैं, है ना, यूपीजी के कंप्यूटर का, वही बार बार पढ़िए, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अच्छा, मेमोरी 2 प्रकार के आपको बताते हैं ना, एक बताते हैं वोलाटाइल, एक बताते हैं नॉन वोलाटाइल, है ना। तो वोलाटाइल क्या होता है कि जिसमें, अच्छा वोलाटाइल में बताते हैं रैम को, है ना, और नॉन वोलाटाइल में किसके बताते हैं? रोम को। एक क्या होता है कि जिसमें जब तक ले विद्युत रहेगा तब तक ले डाटा रहेगा, और जैसे विद्युत कट जाएगा उसे डाटा मिट जाएगा। वो कौन सा होता है? वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, अगर विद्युत है तब भी डाटा है, अगर विद्युत गया तब भी डाटा बना रहे, तो वो होता है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, इसका मतलब जो रैम होता है ना, वो वोलाटाइल होता है। तो पहला तो सही कह रहा। और रोम कैसा होता है? नॉन वोलाटाइल। कह रहा कि रैम का डेटा पावर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। ये बात गलत बोला है, क्योंकि जब पावर कट हो जाएगा ना, तो जो रैम से डेटा होगा मिट जाएगा, जबकि रोम से डेटा नहीं मिटता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल होता है। तो रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन सही है, और जो कि रीजन गलत है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि रैम जो होता है ना, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, क्योंकि पावर बंद होने पर उसका डेटा मिट जाता है ना।
और रीजन में करा उल्टा लिखा गया, ठीक है, इसीलिए गलत है। असर्शन क्या है, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाता है। बिल्कुल बात सही। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ठीक है। रीजन क्या बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हार्डवेयर डिवाइस के ड्राइवरों को स्थापित करने का काम करता है, कि केवल हार्डवेयर डिवाइस को स्थापित करता नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है दोनों का कंट्रोल करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को, ठीक है। तो यहाँ भी रीजन गलत, तो असर्शन सही है, तो कहाँ पर मिलेगा आपको, सी ऑप्शन पर। देखिए असर्शन सही है और जबकि रीजन क्या है, गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल ड्राइव इंस्टॉल करने का काम नहीं करता, बल्कि ये यूजर्स इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, फाइल प्रबंधन का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। आगे क्या है, कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें यूजर को धोखे से संवेदनशील जानकारी देने के लिए प्रेरित किया जाता है। बिल्कुल बात सही। फिशिंग में क्या होता है, जैसे आपको ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, है ना, आप सबको ईमेल भेजा जाएगा, मैसेज भेजा जाएगा, उसके माध्यम से लिंक भेजा जाता है, ठीक है। जब आप उस पर ओके करते हैं तो आपकी संवेदनशील जानकारी चुरा ली जाती है। तो इसलिए आप सब बिना मतलब के किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है। फिशिंग हमलों में सामान्यतः ईमेल, फेक वेबसाइट्स और मैसेज का उपयोग होता है। बिल्कुल बात सही, अभी तो आपको बताए हैं। इसमें ईमेल का प्रयोग होता है और फेक वेबसाइट होता है, मैसेज होता है, तो दोनों बात सही है क्योंकि इसी के माध्यम से फिशिंग किया जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है और उसका रिलेशन भी है, एक्सप्लेन भी करता है। फिशिंग में धोखे से डेटा चुराने के लिए फेक लिंक, ईमेल या साइट्रस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका एक्सप्लेन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसको बोलते हैं HTTPS, ये आपके में पेपर में आया था, लेकिन थोड़ा पुराना पेपर था, है ना, केवल पूरा नाम पूछा था, जूनियर असिस्टेंट में ही पूछा गया। का उपयोग वेब ब्राउजिंग में सुरक्षित कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है, जिसमें डेटा इनक्रिप्शन, प्रमाणीकरण और डेटा अखंडता शामिल है। बिल्कुल बात सही। इसके माध्यम से ना सुरक्षित होता है ना, SSL और TLS के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है, कह रहा कि HTTPS TCP IP मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है, नहीं, और केवल हार्ड ड्राइव आधारित ट्रांसमिशन की सुरक्षा करता है, ये भी गलत है। तो ये सब जो है ना फिजिकल लेयर पर काम नहीं करता है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही और जबकि रीजन गलत है। तो देख लेते हैं किस लेयर पर काम करता है, ठीक है। HTTPS सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, ना कि फिजिकल लेयर पर, ठीक है। तो आप सब इसको याद कर लीजिए। आप सबको जो शॉर्ट वीडियो था ना, आप सबको उसमें पूरा बताए थे OSI लेयर, उसमें 7 लेयर होता है, किस लेयर पर कौन सा डिवाइस काम करता है, ये सब भी आप सबको बताए हैं, ठीक है। तो आप सब उसको पूरा देख लीजिए। अभी आपके पास आज का टाइम और है, आज और कल का थोड़ा टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि मशीन लर्निंग मॉडल तब बेहतर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें अधिक मात्रा में विविध और साफ सुथरा डेटा दिया जाता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, कब वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जब डेटा आपका अधिक हो, ठीक है, और साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, ऐसा नहीं त्रुटिपूर्ण हो, ठीक है। असर्शन सही। रीजन है कर कि डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल ऑडियो और वीडियो डेटा को उपयोगी बनाती है, टेक्स्ट या संख्यात्मक डेटा को नहीं। इसको तो आप सब खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि डेटा हर टाइप का होता है, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो ना, ये सब भी तो डेटा ही होते हैं। तो रीजन गलत, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखिए जो जहाँ पर मिस्टेक रहता है ना तुरंत पकड़ में आ जाता है। डेटा प्री प्रोसेसिंग सभी प्रकार के डेटा होते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो पर भी लागू होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि डिनायल ऑफ सर्विस, DOS है ना, पूरा नाम याद होना चाहिए। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS। हमले नेटवर्क को अस्थायी रूप से अनुपलब्ध बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, बिल्कुल बात सही। इसके माध्यम से ना एकदम सर्वर के एकदम बमबारी कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से अगले का सर्वर ठप्प हो जाता है, रुक जाता है। कह कि DDoS हमला एक ही कंप्यूटर सिस्टम से भेजे गए अनुरोधों की बाढ़ द्वारा नहीं, एक कंप्यूटर से ऐसा पॉसिबल नहीं, ये सब इसका हेल्प लेते हैं, बूट का हेल्प लिया जाता है, ठीक है। तो एक ही कंप्यूटर से नहीं होता। पहला आपका सही है और रीजन आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सी सही हो जाएगा। देख लीजिए क्यों गलत है। DDoS हमला मल्टी इन्फेक्टेड सिस्टम, जिसको बोलते हैं बोटनेट, से किया जाता है, ना कि एक ही कंप्यूटर से। और IPv6 IPv4 के मुकाबले अधिक IP पते प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है। आप जानते IPv6 जो होता है ना, IPv4 का नया वर्जन है, ठीक है। तो जैसे बात है, इसका जो एड्रेस होगा ज़्यादा होगा। IPv का 32 बिट का होता है और IPv6 का 128 बिट का होता है, ठीक है। और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स इनबिल्ट के रूप में सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल बात सही है। असर्शन सही है, रीजन देख लेते हैं। IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग स्कीम होती है, जो लगभग अनंत संख्या में यूनिक एड्रेस जनरेट कर सकती है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, जब इतनी सारी संख्या जनरेट कर सकते हैं तो इसीलिए तो इसका जो स्टोरेज पावर है आप कर सकते हैं कि जो इसका फीचर्स है ना और IPv4 की तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, और इसका एक्सप्लेन भी करता है। तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होते हैं, जैसे इतना, ठीक है, और IPv4 की तुलना में अधिक सिक्योर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक एक ऐसी स्थिति होती है जहां दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा में अनंत काल तक फंसी रहती, बिल्कुल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेडलॉक ये होता है, तो याद कर लीजिए सब। दूसरा, डेडलॉक तभी उत्पन्न होता है जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट, चारों शर्तें एक साथ पूरी हो। ये भी बात सही है, ठीक है। तो इससे रिलेशन कर रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेडलॉक आपसे से पूछा जाएगा, इसका कीवर्ड, चाहे जूनियर असिस्टेंट में चाहे AGTA में। तो डेडलॉक की 4 आवश्यकता शर्त होती है, कौन कौन सा, और यदि ये सभी एक साथ सर्टिफाइड हो जाएं तभी डेडलॉक उत्पन्न होता है। चारों कंडीशन, ठीक है, फॉलो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कैसे मेमोरी CPU और RAM के बीच स्थित होती है और यह फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को तेज़ी से उपलब्ध कराती है, बिल्कुल बात सही है। आपको पीछे क्लास में बताए थे कि कैसे मेमोरी सबसे तेज़ होती है, लेकिन इससे भी तेज़ एक होती है रजिस्टर। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं, तो आप कैसे को लगाएंगे, ठीक है। तो पहला सही है। कह रहा कि कैसे मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, इसलिए कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है। नहीं, कैसे मेमोरी जो होती है ना वोलेटाइल होती है, जैसे रैम होता है ना वैसे कैसे मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल नहीं होता। और जो रोम होता है ना ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसे मेमोरी वोलेटाइल होती है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो इसमें का डेटा मिट जाएगा, जब तक ले लाइट रहेगा तब तक ले डेटा भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्चुअल मेमोरी तकनीकी का प्रयोग कंप्यूटर सिद्धांत में रैम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, जिससे बड़ी प्रक्रियाओं को भी एग्जीक्यूट किया जा सके, बिल्कुल बात है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जैसे जब आपका रैम जो होता है ना ये फुल हो जाता, भर जाता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना इसका कुछ हिस्सा ले लेता है ना, और जो ये थोड़ा हिस्सा लिया है ये किसकी तरह बिहेव्स करेगा, रैम की तरह, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आपका सही है।
अच्छा, वर्चुअल मेमोरी के लेन देन के दौरान थोड़ा स्पीड कम भी हो जाता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी केवल इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला सही है और सॉरी असर्शन सही है, जबकि रीजन क्या है, गलत है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी को पूरा करने के लिए हार्ड डिस्क का कुछ भाग प्रयोग कर, आप जानते हैं हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि क्लाउड स्टोरेज सेवाएं स्केलेबिलिटी, रिमोट एक्सेस और डिजास्टर रिकवरी जैसे लाभ प्रदान करती है। बिल्कुल बात सही है, तो पहला असर्शन सही है। तो क्लाउड स्टोरेज में डेटा केवल एक ही भौगोलिक स्थान पर स्टोर होता है, जिसमें रिडंडेंसी कम हो जाती, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि केवल एक ही भौगोलिक स्थिति पे हो। तो यहाँ पर भी कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन सही जबकि रीजन गलत। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि क्लाउड स्टोरेज डेटा को मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशन पर स्टोर करता है ना, और रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए ऐसा होता है, ठीक है। और क्लाउड वाला सिस्टम आप सब इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एआई बेस्ड चैटबॉट में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं एनएलपी का उपयोग यूजर के इनपुट को समझने और कॉन्टेक्ट के आधार पर जवाब देने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात सही कर रहा है। एनएलपी में केवल वर्तनी कारक स्पेलिंग की जांच की जाती है और कोई अर्थ नहीं निकाला जाता। ऐसा नहीं है कि केवल आप वहाँ पर उसके माध्यम से स्पेलिंग चेक करेंगे, है ना, वो आपको जवाब जो बोट होते हैं ना, आप सबको आंसर जो आप पूछते हैं वो सब आंसर भी देते हैं, ठीक है। तो पहला सही है, जैसे बैंकों में आप सब जाएंगे, है ना, वहाँ सब लगा रहता है, बड़े बड़े एयरपोर्ट पर भी लगा रहता है। एनएलपी का काम केवल स्पेलिंग चेक करना नहीं है, बल्कि सेंटेमिक मीनिंग जिसको बोलते भाव या प्रसंग निकालना भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल से कह रहा है कि एमएस एक्सेल में पिवट टेबल डेटा एनालिसिस के लिए एक शक्तिशाली टूल्स है और जो लार्ज डेटा सेट को संक्षिप्त रूप में सारांशित करने की सुविधा देता है। बिल्कुल बात सही। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट को बना सकते हैं ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं चार्ट के माध्यम से उसको समराइज भी कर सकते हैं। तो असर्शन सही बोला है। कारण कि पिवट टेबल केवल रॉ न्यूमेरिकल डेटा के लिए काम करता है और टेक्स्ट या लॉजिकल डेटा को एनालाइज नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है, ठीक है, एनालाइज भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पिवट टेबल संख्यात्मक के साथ साथ टेक्सचुअल लॉजिकल डेटा को भी समराइज कर सकता है, जैसे काउंट और ग्रुपिंग, है ना, ये सब भी काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि इनपुट डिवाइस जैसे स्कैनर, OCR, MICR टेक्स्ट और छवियों को डिजिटल डेटा में बदलते हैं, जिनसे उन्हें कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सके। बिल्कुल बात सही। ये सब इनपुट डिवाइस हैं। कैसे डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। और रीजन क्या है, इन सभी डिवाइसेस में लाइट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है जो कैरेक्टर्स को पैटर्न को पहचानती है। ये भी बात सही है। तो दोनों भी बात सही है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन बन जाएगा। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कैनर, OCR और MICR सभी इनपुट डिवाइस हैं और ये लाइट बेस्ड टेक्निक जैसे फोटो डिटेक्टर और सेंसर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल जैसे SMTP, IMAP और POP3 इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल बात सही। इसमें से भेजने वाला कौन सा प्रोटोकॉल, SMTP और IMAP और POP3, ये दोनों रिसीव करने वाले प्रोटोकॉल हैं,
तो पहला तो सही है क्योंकि इसमें दोनों बोल दिया है। SMTP का उपयोग केवल इनकमिंग ईमेल को पढ़ने के लिए होता है और ये रिसीवर साइड पर काम करता है। नहीं, SMTP का प्रयोग अभी आपको बताया ना, केवल इनकमिंग करने के लिए, आउट गोइंग के लिए होता है। इसके माध्यम से केवल भेजा जाता है। और रिसीव करने वाला कौन है? IMAP और POP3। तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल को भेजने के लिए होता है। इनकमिंग पढ़ने के लिए IMAP और POP3 का प्रयोग होता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मतलब वर्जन 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को नियंत्रित करने के लिए CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जैसे FCFS और राउंड रॉबिन असेसन तो सही है और बहुत इम्पोर्टेंट असेसन है। ठीक है, रीजन देख लेते हैं कि कह रहा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, पूछा जाता बहुत। प्रोसेस को प्रायोरिटी आधार पर CPU दिया जाता है, जिससे एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हमेशा पहले एग्जीक्यूट होता है। देखिए गलत बोला है। ठीक है, क्योंकि राउंड रॉबिन में क्या होता है ना, इक्वल टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बन जाएगा, असेसन सही है जबकि रीजन गलत है। ठीक है, इसमें क्या बोला, देखिए राउंड रॉबिन में सभी प्रोसेस को इक्वल टाइम क्वांटम दिया जाता है, ना कि प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक अलग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, इसको एक अलग एल्गोरिथम फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 20, साइबर सिक्योरिटी में मैलवेयर एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग सभी प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे वायरस हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो मैलवेयर मतलब क्या होता है? मैलवेयर मतलब तो गंदा है ना, गंदा सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसमें ट्रोजन हो गया, ठीक है, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। ट्रोजन क्या होता है? आप सबको ऐसा वेबसाइट मान लेते, कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप सबको एकदम लगे एकदम ओरिजिनल चीज़ है, लेकिन वो रहेगा डुप्लीकेट, खतरनाक रहेगा। ठीक है, और स्पाईवेयर क्या होता है? ये जासूसी करने वाला होता है। ठीक है, एक वायरस होता है। और रैंसमवेयर क्या होता है? एक फिरौती मांगने वाला है जो रंगदारी मांगता है। ठीक है, और उसके बदले आप सब पैसा दोगे तो आप सबको डाटा रखेगा, देगा, नहीं तो इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, कह कि रैंसमवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को पूरी तरह डिलीट कर देता है और उसे रिस्टोर नहीं किया जा सकता। क्या बात सही है? देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जाता है, तो सी वाला सही होगा, ये गलत है ना। फिर इसका मतलब भी आपको क्या बताया, फिरौती मांगता है। जब पैसा आप सब दोगे ना, उसको जो मांगेगा पैसा दोगे तो आप सबको दे देगा। ठीक है, रैंसमवेयर डेटा को इनक्रिप्ट करता और फिर फिरौती मांगता है, लेकिन डेटा को डिलीट नहीं करता है। ठीक है, इनक्रिप्ट खाली कर देता है। OSI मॉडल एक 7 लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें प्रत्येक परत अलग अलग नेटवर्क फंक्शन को संभालती है और डेटा ट्रांसमिशन को व्यवस्थित बनाती है। बिल्कुल बात सही है। तो OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर। दोस्तों कुल मिला के 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आप सबको क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम इसे लगभग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब अगर क्वेश्चन बना रहे हो ना, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में। ठीक है, आप सब पॉजिटिव रहिए और खाली रिवीजन कीजिए बस, है ना। और अगर आप सभी क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला तो सही कर के ट्रांसपोर्ट लेयर IP एड्रेसिंग और राउटिंग जैसे काम करती है, जिससे डेटा पैकेट्स सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। क्या बात सही है? क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है? नहीं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम थोड़ी नहीं होता है। तो असरेशन सही है, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का काम सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर हैंडलिंग होता है। IP एड्रेसिंग और राउटिंग जैसे काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है।
है ना। और नेटवर्क लेयर पर भी कौन आधारित है, जैसे स्विच होता है ना, ये भी नेटवर्क लेयर पर काम करता है। क्लाउड वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे एक ही भौतिक हार्डवेयर पर कई वर्चुअल मशीनें बनाई जाती हैं। बिल्कुल बात सही है। और वर्चुअलाइजेशन केवल हार्ड डिस्क की स्पेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे स्टोरेज क्षमता बढ़ती है। केवल हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता इसके माध्यम से थोड़ी नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही। देखिए आप सबको कहते हैं जहाँ केवल शब्द आ जाए ना, लगभग 98% गलत ही रहता है केवल वाला शब्द। ठीक है, देखिए वर्चुअलाइजेशन का उद्देश्य हार्डवेयर रिसोर्सेस जैसे CPU, रैम आदि को साझा करना है। यह केवल स्टोरेज बढ़ाने के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 23 कह रहा कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, नेचुरल नेटवर्क्स डेटा से पैटर्न सीख कर भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल बात सही है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम केवल, देखें लिखा, प्री डिफाइंड रूल पर काम करते हैं और किसी भी प्रकार का सेल्फ लर्निंग या डेटा बेस्ड आउटपुट नहीं देते हैं। ये बात गलत है। ठीक है, क्यों नहीं देते हैं, है ना, देते हैं, आउटपुट देते हैं, तभी तो हम सब समझते हैं। तो सी सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर भी। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेटा से पैटर्न को खुद सीखते हैं और मैन्युअली डिफाइंड रूल पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, खुद सोचते खुद काम करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी मेमोरी जैसे HDD, SSD और ऑप्टिकल ड्राइव में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है भले ही सिस्टम बंद हो जाए। बिल्कुल बात सही। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, इसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर होता है। और कह रहा कि सेकेंडरी मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है जो पावर ऑफ होती ही अपना डेटा खो देती। एक गलत बोला है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा मेमोरी होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, पहला सही है और जबकि दूसरा मतलब रीजन गलत है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या है कि डाटा इनक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जिससे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदला जाता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षा मिल सके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डीप में बोल दिया है। अगर आप सब हमसे जुड़े होंगे लॉन्ग टर्म से तो ये सब आप सब कर लेंगे। देखिए साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इसमें मान लेते हैं हम कोई चीज़ लिख के भेजे, मान लेते हैं ABC। ठीक है, हम लिख कर भेजे, मैसेज आप तक पहुंचा, आपके व्हाट्सएप पर भी पहुंचेगा ABC, ये तो पहुंचेगा। लेकिन ये जो बीच में ऐसे डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना बीच में, क्या ABC लिख कर जाएगा, नहीं। ABC किस में 0101 है ना, मतलब इसमें कोड में चेंज होके जाएगा। जो आपका बिट होता है ना 0101, इसमें चेंज होके जाएगा। और इसी को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। यहाँ लिखा ना साइफर टेक्स्ट, इसी को बोलते हैं। अब अगर मान लेते कोई अगर हैक कर लेगा बीच में, तो आपका मोबाइल तो हैक नहीं, कि आपका मोबाइल लेगा नहीं, हमारा मोबाइल लेगा नहीं, तो बीच में तो हैक करेगा। तो बीच से अगर डेटा चोरी करेगा तो इसको 0101 दिखाई देगा, मतलब वो समझ नहीं पाएगा कि मैसेज क्या था। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, ताकि मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोका जा सके, है ना। तो इसी को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। जब आपका मैसेज डिकोड होके जाता है तो डिकोडिंग चीज़ क्या कहलाता है, साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। इनक्रिप्टेड डेटा को बिना डिक्रिप्शन की के भी कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि इनक्रिप्शन सिर्फ डेटा फॉर्मेटिंग है। ध्यान से पढ़िएगा। आप देखिए क्या कह रहा है कि इनक्रिप्टेड डेटा को बिना डिक्रिप्शन के कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि इनक्रिप्शन सिर्फ डेटा फॉर्मेटिंग होता है। कैसे कोई पढ़ पाएगा, यहाँ से यहाँ तक मैसेज जाएगा तो बीच में साइफर टेक्स्ट में चेंज होके जाएगा, तो यहाँ थोड़ी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इतना आसान नहीं होता पढ़ पाएगा, साइफर टेक्स्ट में होता मैसेज। इनक्रिप्शन एक सिक्योरिटी तकनीकी और इनक्रिप्टेड डेटा को बिना की के पढ़ना लगभग असंभव होता है ना, क्योंकि वो 0101 के फॉर्मेट में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर मशीन कोड में बदलता और फिर एरर दिखाता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन ट्रांसलेट करता है। बिल्कुल बात सही। ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। एक होता कंपाइलर, एक होता इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन चेंज करता है, और कंपाइलर क्या होता है, पूरे पेज को एक ही बार में चेंज कर देता है, ठीक है। तो पहला आपका सही है। रीजन क्या कह रहा है कि इंटरप्रेटर फास्ट होता है क्योंकि वह एक ही समय पर पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल कर देता है। क्या बात सही है? इंटरप्रेटर का काम थोड़ी नहीं होता है, ये एक ही बार में पूरा को कन्वर्ट करना किसका काम होता है, कंपाइलर का, ना कि इंटरप्रेटर का। तो सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा क्योंकि असर्शन सही है, रीजन गलत है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है, इसलिए कंपाइलर से धीमा होता है। तो तेज कौन सा होता है, कंपाइलर, क्योंकि एक ही बार में चेंज कर देता है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। जैसे आपका हैंड वॉच हो गया ना, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा रहता है, एक ही चीज़ बहुत सारे प्रोसेस करता है। जो घरों में होते हैं जैसे ऑटोमेटिक फ़ैन हो गया है ना, ऑटोमेटिक TV हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब IoT का ही देन है। IoT डिवाइस केवल कह रहा है मैनुअल कमांड पर काम करती है और किसी भी प्रकार का ऑटोमेशन नहीं होते। ऐसे कैसे हो सकता है, केवल मैनुअल पर थोड़ी नहीं काम करती है, ठीक है, ऑटोमेटिक भी होती है। जैसे मान लेते हैं आप आपका जो घर है ना एकदम पूरा IoT पर बेस है, तो आप जाएंगे अपने आपके रूम का दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे अंदर जाएंगे फिर अपने आप दरवाज़ा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप थोड़ी नहीं करते, दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए असर्शन सही है जबकि रीजन गलत है। IoT का मुख्य उद्देश्य ही ऑटोमेशन और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, इसीलिए तो IoT है। इसका मकसद यही होता है कि अधिकतर काम क्या हो, ऑटोमेटिक हो। अगला क्वेश्चन, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक क्लाउड मॉडल है जिसमें यूजर वेब ब्राउज़र के माध्यम से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं बिना उसे इंस्टॉल के। ये भी बात सही है। सास मॉडल में यूजर को हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वयं मैनेज करना पड़ता है। क्या बात सही है? देखिए ये बात गलत है ना, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वयं इसमें नहीं मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही है, रीजन गलत है। देखिए सास में यूजर को बैकएंड की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और ना हार्डवेयर का ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, बस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है। तो सास में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या यूज किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर खाली आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो उपयोगकर्ता को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखकर सिस्टम में प्रवेश करता है। आपको अभी पहले भी बताए थे ना कि ट्रोजन हॉर्स ऐसा लगेगा जैसे एकदम असली चीज़ है, असली सॉफ्टवेयर है, असली वेबसाइट है, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है। करके ट्रोजन हॉर्स उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना खुद को सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, ठीक है। देखिए तो इसका एक्सप्लेन भी है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे ना, तब क्या करेगा, एक्टिव हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स किसी ट्रस्टेड एप्लीकेशन की तरह लगता है और यूजर की अननोइंगली अनुमति से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मेल मर्ज MS वर्ड की एक सुविधा है जो एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग नामों और विवरणों के साथ भेजने के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही है, मेल मर्ज के बारे में आप सब जानते ही हैं। मेल मर्ज में डेटा समेत जैसे एक्सेल और मुख्य दस्तावेज को लिंक करके व्यक्तिगत पत्र बनाए जाते हैं। क्या बात सही है? पहला तो सही है और दूसरा भी क्या सही है, ठीक है। मेल मर्ज सोर्स और वर्ड डॉक्यूमेंट को जोड़कर पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट जैसे पत्र बनाकर भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेल का काम ये है ना, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फाइल अटैचमेंट करके भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा
कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में मानव विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेने में सक्षम होता है। बिल्कुल बात सही। आजकल आप सब भी देख रहे हैं एआई जो सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहा है। अभी तो इसका पहला स्टेज चल रहा है, जब थर्ड स्टेज आएगा ना आदमी से बहुत तेज़ी सोचेगा। ठीक है, रीजन क्या है, कह रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम में मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके खुद नए अनुभव से सीखने की क्षमता होती है। क्या बात सही है? देखिए, कह रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम में मशीन लर्निंग का मॉडल का उपयोग करते खुद नए अनुभव से सीखने की क्षमता होती है। नहीं, तो पहला यहाँ पर सही है और रीजन क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों? देखिए कि एक्सपर्ट सिस्टम रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं जिसमें आमतौर पर लर्निंग की क्षमता नहीं होती है। लर्निंग क्षमता मशीन लर्निंग में होती है। ठीक है, फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा एक उपकरण है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए नियम आधारित नियंत्रण करता है। ये भी बात सही है, इसके बारे में अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या है, फायरवॉल केवल यहाँ देखिए लिखा एक्सटर्नल साइबर अटैक को सुरक्षा करता है, इंटरनल थ्रेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फायरवॉल आमतौर पर इंटरनल थ्रेड्स को भी मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि डीएनएस, इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह काम करता है जैसे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। बिल्कुल बात सही है। कर कि डीएनएस लेयर 1 जिसको बोलते हैं फिजिकल लेयर पर काम करता है क्योंकि ये नेटवर्क हार्डवेयर से जुड़ा होता है। नहीं, डीएनएस इस लेयर पर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और असर्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, डीएनएस एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है ना कि फिजिकल लेयर पर। दोस्तों, आप सब जो ऑसाई लेयर है ना, उसको आप सब प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, गलत नहीं होगा। यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आप सबको होता होगा। एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से डेटा को रंग, आइकन, बार्स आदि से विश्लेषण किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कल भी बताते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लेते हैं ए है, इसको ऐसे एकदम हाईलाइट कर दें तो आप सबको पहले नज़र आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यही बोला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग केवल टेक्स्ट डाटा पर काम करता है, संख्या पर ऐसा नहीं था, संख्या पर भी टेक्स्ट पर भी काम करता है। ठीक है, तो पहला सही है और रीजन गलत है, सी ऑप्शन बन जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, हम दोनों पर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 डिजिट 0 और 1 का प्रयोग करता है और सभी डिजिटल उपकरण इसी पर आधारित होते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो 0-1 का प्रयोग करता है, जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं 0-1 पर भी आधारित हैं। कह रहा कि बाइनरी सिस्टम में प्रत्येक अंक का मान का बेस 10 या दशमलव पर आधारित होता है जिससे एक कंप्यूटर के लिए समझना आसान होता है। नहीं, यह बात गलत है। ठीक है, हमेशा बेस थोड़ी ना 10 होता है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 नहीं तो बल्कि क्या होता है, 2 होता है, ना कि 10 होता है। ठीक है, डेसिमल का 10, अगर आप सबसे पूछा 10 किसका, डेसिमल का 10 होता है, जो कि बाइनरी का कितना होता है, 2 होता है। आगे क्या है, करके फिशिंग अटैक एक सोशल इंजीनियरिंग तकनीकी है जिसमें उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइटों या ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए धोखे से प्रेरित किया जाता है। सही है। फिशिंग केवल हार्डवेयर हैकिंग तकनीकों से किया जा सकता है जिसमें वायरस या की लागत का प्रयोग होता है। क्या बात सही, केवल हैकर से मतलब केवल हार्डवेयर से किया जाता नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि फिशिंग एक साइकोलॉजिकल क्या कह सकते हैं, सोशल तकनीकी है जिसमें आमतौर पर वायरस नहीं होता है बल्कि यूजर को खुद धोखे से डेटा देने को मजबूर किया जाता है। इसी को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, कन्विंस करता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति हो
है ना, आपके पास फ़ोन करे, आपको खूब पढ़ाए लिखाए, मतलब बात पे करे कि आप पे इतना पैसा जमा कर देंगे, 2 साल में इतना लाख हो जाएगा, इतना जमा, इतना, मतलब आपको अच्छे से बहका फुसला ले, है ना, तो वही क्या कहलाता है, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको सबको सोशल इंजीनियरिंग में ना कन्विंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर रैचिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन लर्निंग ML और डीप लर्निंग DL जैसी उपशाखाएं आती। बिल्कुल बात सही है। और एक क्वेश्चन आपसे उससे पूछा गया था कि AI किसकी उपशाखा है। ठीक है, मशीन लर्निंग वह है AI शाखा जो मैन्युअली कोडेड रूल पर आधारित होती है और कोई डेटा से सीखने की क्षमता नहीं होती। ये बात गलत, नेगेटिव बोला है, गलत है। ठीक है, सीखने की क्षमता होती है, तो C यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए ML का मतलब मशीन लर्निंग विशेषता ही डेटा से सीखने की है, ये मैन्युअली कोडेड रूल पर नहीं आधारित होता है। ठीक है, सेल्फ काम करता है, ऑटोमेटिक होता है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा विजुअल मशीन स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान की जाती है और यूजर को OS तथा एप्स मैनेज करने होते हैं। सही है, ठीक है, असर्शन सही बोला है। देखिए कह रहा कि IaaS मॉडल यूजर को केवल सॉफ्टवेयर यूज करने की सुविधा देता है लेकिन OS और हार्डवेयर को उसे मैनेज नहीं करने देता। ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, तो यहाँ पर भी C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए IaaS में यूजर को OS मिडलवेयर और ऐप्स को खुद इंस्टॉल या मैनेज करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। SPF इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। एक ईमेल प्रोटेक्शन है जो स्नूप्ड, जिसको होता है फर्जी, सेंडर की पहचान करके स्पैम रोकने में मदद करती है। सही है। SPF DNS रिकॉर्ड्स का उपयोग करके ये जांचता है कि भेजने वाला सर्वर वास्तव में उसमें डोमेन से अधिकृत है या नहीं है। बिल्कुल बात सही है, और उसका वहाँ से रिलेशन भी है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि SPF वाकई में DNS TXT रिकॉर्ड्स के जरिए भेजने वाला सर्वर की वैधता को प्रमाणित करता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है जो प्रोग्राम के छोटे छोटे इक्वल साइज ब्लॉक में विभाजित करके मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को कम करता है। बिल्कुल बात, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, और रीजन क्या कहा है कि पेजिंग में सभी पेज को कॉन्टिग्यूअस फिजिकल मेमोरी में लोड करना आवश्यक होता है ताकि एड्रेस ट्रांसलेशन सरल हो। क्या ऐसा बात है? देखिए पहला सही है और दूसरा गलत है, तो कौन सा हो जाएगा? C। तो इग्नेट C पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, C लगा लेना आप सब। पेजिंग का फ़ायदा यही है कि पेज को फिजिकली मेमोरी में कहीं भी इसको रखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए तो फ्रेगमेंटेशन करता है। 41 कर कि पोर्ट नंबर नेटवर्क कम्युनिकेशन में विशिष्ट सेवा जैसे HTTP या FTP या SMTP की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और TCP/IP मॉडल उसके अभिन्न भाग हैं। बिल्कुल बात सही। सबका पोर्ट नंबर आप सबको बताए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप सब जरूर उसको देखें। कह कि ऑल पोर्ट नंबर आर बिटवीन 0 से 1023 आर नोन एज डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट नंबर आर रिजाइंड रैंडमली। क्या जितने भी पोर्ट नंबर होते हैं क्या इसके बीच होता है? नहीं, तो पहला आपका सही होगा और दूसरा आपका क्या होगा? गलत होगा। देखिए जो 0 से 1023 तक के पोर्ट को क्या बोला जाता है? वेल नोन पोर्ट कहलाते हैं। आप सबको पोर्ट नंबर 3 प्रकार का था ना, आप सबको वहाँ बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके बीच होते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेल नोन पोर्ट कहलाते हैं। जैसे HTTP का C, FTP का 21 और HTTPS का कितना होता है? 443। ये सब पोर्ट नंबर आप सबको बताए हैं। ठीक है, 42 का क्या है? कह रहा है कि IPv4 और IPv6 इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है जिसमें IPv6 अधिक एड्रेस स्पेस और बेहतर सिक्योरिटी प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। IPv6 जो है ना, IPv4 का नया वर्जन है। ठीक है,
आगे क्या है, IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है जो लगभग अनगिनत यूनिक एड्रेस देती है। भी बात सही, तो पहला सही है। सादे क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, लेकिन रिपीट नहीं हुआ, अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा कि AES मतलब एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक वैलिडिटी यूज्ड सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसका प्रयोग गवर्नमेंट ग्रेड सुरक्षा करने के लिए भी किया जाता है। सही है। और AES मतलब AES एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की अलग अलग होती है। क्या बात सही है, गलत है? तो पहला यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यों गलत है। AES एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। कैसा है? सिमेट्रिक होता है जिसमें एक ही की से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, एक ही की के माध्यम से। 44 क्या है, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में एक ही संस्था पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती हैं ताकि अधिक लचीलापन और डेटा नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। असेसन तो सही है। ठीक है। रीजन क्या है कि हाइब्रिड क्लाउड में सभी सेवाएं केवल इंटरनल सर्वर पर चलती और कोई भी बाहरी रिसोर्सेज यूज नहीं करती। गलत है, तो यहाँ पर भी बन जाएगा सी ऑप्शन। तो देख सकते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड दोनों तरह के होते हैं, जैसे प्राइवेट और पब्लिक संसाधन प्रयोग करते हैं। ठीक है। 45 क्या है, कह रहे कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एक CPU शेड्यूलिंग टेक्निक है जो प्रत्येक प्रोसेसर को समान समय में के लिए CPU प्रदान करती है। बिल्कुल बात सही है। ये भी क्वेश्चन आप सब ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये भी सही होना चाहिए। इस तकनीक में स्टार्वेशन की संभावना कब होती है? क्योंकि कोई भी प्रोसेस इंडिफिनिटली वेट नहीं करते। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर भी कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। देखिए, राउंड रोबिन में सभी प्रोसेस को टर्न मिलता है, इसलिए स्टार्वेशन नहीं होता है। ठीक है। और 46 क्या है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर के लिए उपयोगी टूल है। CPU मेमोरी और रनिंग एप्लीकेशन की स्थिति को मॉनिटर करने की सुविधा भी दे देता है। सही है। कर कि विंडो टास्क मैनेजर केवल ग्राफिक्स का GPU से जुड़ी गतिविधियों को ही दिखाता है और CPU मेमोरी की जानकारी नहीं देता। क्या ऐसी बात है? नहीं। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, टास्क मैनेजर CPU रैम डिस्क GPU सभी की जानकारी देता है। ठीक है। और 47 क्या है कि हैशिंग एल्गोरिदम जैसे SHA-256 EMD5 डेटा को फिक्स्ड लेंथ हैश वैल्यू में बदलते हैं और डेटा की इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्गोरिदम, याद कर लीजिए। एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। और हैशिंग रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिससे हम हैश को डिकोड करके मूल डेटा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कैश का डिकोड करके मूल डेटा पुनः प्राप्त होगा। तो पहला गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। देखिए, हैशिंग इरिवर्सिबल होती है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। हम ओरिजिनल डाटा को हैश से वापस नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा मतलब रीजन गलत था। राउटर, स्विच, हब सभी नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन वे OSI मॉडल की विभिन्न परतों पर काम करते हैं। बात सही है। कर कि राउटर डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, स्विच फिजिकल लेयर पर काम करता है और हब एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। क्या बात सही है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सी होगा। पहला सही था, दूसरा गलत। राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है, स्विच डेटा लिंक लेयर पर और हब फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है, सब लेयर यहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए जो प्लेलिस्ट में वीडियो आप सब एक दो बार जरूर देखें। एंटीवायरस, IDS और फायरवॉल साइबर सुरक्षा के प्रमुख टूल हैं जो नेटवर्क और सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बात सही है। फायरवॉल का केवल डेटा इनक्रिप्शन का काम करता है जिससे उपयोगकर्ता का पासवर्ड हैक नहीं होता। नहीं, ये गलत है। इनक्रिप्शन का काम ये नहीं करता है। ठीक है, फायरवॉल इनक्रिप्शन नहीं करता बल्कि नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर का काम करता है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, कंपाइलर एक हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है, जबकि असेंबलर असेंबली कोड को मशीन कोड में। बिल्कुल बात सही है। एक होता कंपाइलर, एक होता इंटरप्रेटर, एक होता असेंबलर। ठीक है, तो असेसन तो सही है। रीजन देख लेते हैं कि असेंबलर का प्रयोग केवल HTML और CSS को रन कराने में होता है, क्योंकि वे लो लेवल लैंग्वेज है। ये बात गलत है, लो लेवल लैंग्वेज थोड़ी नहीं होते हैं। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए असेंबलर का HTML से कोई लेना देना नहीं। HTML हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो दोस्तों 50 मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सबको सेशन कैसा लगा? आप सब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसके PDF के लिए आप सब चैनल को होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर लिंक होगा, आप सब वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम से। ठीक है, तो अब देखिए 3 वीडियो यहाँ का हो गया सेशन रीजन का, लगभग 100 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना आप सब पढ़ के जाएंगे, आप सब कुछ तो क्वेश्चन इसमें हूबहू मिल जाएगा, और जो नहीं मिलेगा वो आप इतना तो आप सबका दिमाग डेवलप हो ही गया, आप सब बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स को आप सब जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट नोट्स लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स लिए हैं, तो आप सब अपना रिवीजन करते रहें। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद आप सब अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा एग्ज़ाम था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।